नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल का बहुत-बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, ये वीडियो बहुत ख़ास है। देखिए, वैसे तो हर वीडियो ही हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल के बहुत ख़ास होते हैं क्योंकि आपको यहाँ सूचनाएँ नहीं मिलती हैं। आपको वो चीज़ें मिलती हैं जो आयोग की तरफ से प्रदर्शित नहीं किया जाता है। मैं किस आयोग की बात कर रहा हूँ? तो उसी आयोग जिसके द्वारा बिहार में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की नियुक्ति प्रक्रिया ली जा रही है। तो देखिए, यहाँ पे आपको सूचनाएँ सिंपली कैसे मिलेगी? आपको गूगल क्रोम पे जाना है, गूगल क्रोम पे आप BSUSC सर्च करते हैं, वहाँ पे वेबसाइट का लिंक आ जाएगा, वेबसाइट के लिंक को टच करते हैं, सीधे आयोग की वेबसाइट पे आते हैं, आयोग की वेबसाइट पे आने पे यहाँ पे ऑनगोइंग अपॉइंटमेंट्स हैं, ऑनगोइंग अपॉइंटमेंट को आप टच करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको सारी सूचनाएँ मिल जाएँगी, किस विषय की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, कौन से विषय का साक्षात्कार होने वाला है, किस विषय में रिजल्ट प्रकाशित हो रहे हैं। लेकिन अंदर की बात ये है कि इस नियुक्ति प्रक्रिया में जो-जो लूप होल्स हैं, जिस-जिस आधार पे अभ्यर्थी का चयन नहीं हो रहा है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं पता चलती हैं। बहुत सारी अभी खामियाँ हैं जिसको कि हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल बहुत हद तक दूर करा पाया है, चैनल के माध्यम से आवाज़ उठा-उठा करके। आज भी वही करने की कोशिश करेंगे और ये वीडियो बहुत ख़ास है। आप मेरी बात मानिए, बहुत ख़ास है, आपने सोचा नहीं होगा। हो सकता है आपको ये शॉकिंग ये आपके लिए लगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? चैनल को आखिर तक बने रहिएगा, इसमें 2-3 पॉइंट है जिसको कवर अप करने की कोशिश की जाएगी। एक है इंटरव्यू स्कोर को लेकर के, दूसरा कट ऑफ स्कोर और तीसरा माननीय न्यायालय में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण केस किए गए हैं जो कि निर्णायक साबित हो सकते हैं इस पूरी नियुक्ति प्रक्रिया के लिए और आने वाले भविष्य की भी नियुक्ति प्रक्रियाओं के लिए। आखिर क्या है? तो चलिए सिलसिलेवार ढंग से एक-एक बिंदु पे चलते हैं। हम सबसे पहले कोर्ट केस की बात कर लेते हैं, इसके बाद दूसरे बिंदु पे चलते हैं। कल देखिए माननीय न्यायालय में आप देख पा रहे हैं ये अगर आप पटना हाई कोर्ट पे आते हैं तो देखिए यहाँ पे कॉज लिस्ट जो कि 12/8/2024 यानी 12 अगस्त की कॉज लिस्ट है। इसमें देखिए पहला जो यहाँ पे आप केस देख सकते हैं यहाँ पे जस्टिस अंजनी कुमार शरण के बेंच में जो पहला केस कल लगा हुआ है, वो देखिए किनका है, ये है जितेंद्र कुमार सिंह जी। जितेंद्र कुमार सिंह जी कोई और नहीं, हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल के माध्यम से एक इनके मेंबर कह लीजिए या फिर सदस्य कह लीजिए। दिलीप कुमार, अमित कुमार, मनीष कुमार, धीरेन्द्र प्रसाद, ईना बहन और अंकिता कुमारी, ये सभी जितने भी आप देख रहे हैं, ये लोगों के द्वारा आयोग के संबंध में कोर्ट केस किया गया। वो क्या है? इस नियुक्ति प्रक्रिया को रोकने के लिए नहीं किया गया है। इस नियुक्ति प्रक्रिया में किसी तरह व्यवधान उत्पन्न करने के लिए नहीं किया गया है, बल्कि नियुक्ति प्रक्रिया और अच्छे से बेहतर ढंग से चले इसके लिए किया गया। आप कहेंगे ऐसा क्या है? देखिए, इस नियुक्ति प्रक्रिया में एक लूप होल्स ये थे कि आयोग के द्वारा किसी भी अभ्यर्थी का स्कोर ही प्रदर्शित नहीं किया जाता था। रिजल्ट आ जाते थे, अभ्यर्थी का चयन हो जाता था, अभ्यर्थी चयन लिस्ट से बाहर हो जाता था, चयन सूची से, लेकिन उसको स्कोर की भी किसी भी स्टेज में नहीं पता चलता था कि आयोग ने उसका कितना स्कोर आकलन आकलन किया। होता क्या है, इसमें बड़ा ही रोचक घटनाक्रम है, बड़ा ही हास्यास्पद है, आप ज़रा सोचिएगा इसमें क्या नाटकीय घटनाक्रम होते हैं। इन सभी अभ्यर्थियों द्वारा कोर्ट केस किया जाता है, इसमें आयोग को भी पार्टी बनाया जाता है। जैसे ही आयोग को ये पता चलता है कि एपीआई स्कोर जारी करने के लिए कोर्ट केस किया गया है, आयोग झटके से अभी कोर्ट केस की देखिए पहली लिस्टिंग है। आप देख पा रहे हैं ये 12 अगस्त को जो डेट है, ये फ्रेश केस नंबर 12 को फॉर एडमिशन, मतलब 12 अगस्त को पहली ही डेट है। लेकिन ये जैसे ही इनको खबर मिलती है, किसको? इनको मतलब आयोग को, कि नहीं इसके संबंध में कोर्ट केस किया गया है, ये तुरंत आपाधापी में करते क्या है कि अभ्यर्थियों की एपीआई सूची जारी कर देते हैं। वो भी एपीआई सूची गुप्त रूप में जारी की जाती है। कैसे जारी की जाती है? यहाँ पे आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन करने के लिए कैप्चा कोड डालेंगे, साइन इन करेंगे, तो यहाँ पे आपको एपीआई स्कोर दिखने लगता है। एपीआई स्कोर रिजल्ट प्रकाशन के बाद दिखता है, ये ध्यान रखें। बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि मैं अभी डाल के चेक करता हूँ, मेरा एपीआई स्कोर नजर आएगा। जी नहीं, रिजल्ट प्रकाशन के बाद एपीआई स्कोर नजर आता है। और प्रमुख बात ये है कि एपीआई स्कोर शायद केवल उन्हीं का नजर आ रहा है जो इंटरव्यू दे चुके हैं। जो इंटरव्यू नहीं दिए हुए हैं, शायद उनका एपीआई स्कोर भी नहीं नजर आ रहा है। तो अभ्यर्थी को तो अभी भी ये नहीं पता चल रहा। अच्छा, ये कब करते हैं? जब कोर्ट केस फाइल हो जाता है। तो इसलिए जल्दी-जल्दी करते हैं ताकि जो हमारे हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल की टीम की तरफ से केस किया गया है, उसमें उस केस में ताकि कोई भी जब बहस वगैरह होती है तो वहाँ पे कह सकें कि हमने तो एपीआई स्कोर जारी कर दिया है, हमने तो पब्लिक डोमेन में दिखा दिया है। लेकिन अभी भी आप कहाँ दिखाएँ हैं? रिजल्ट जब प्रकाशित होता है प्रिय साथियों, तो कट ऑफ स्कोर तो ये दिखाते ही नहीं है कि रिजल्ट जो प्रकाशित हुआ है, उसमें किस अभ्यर्थी किस कैटेगरी में कितने नंबर से सिलेक्शन होना शुरू हुआ है। तो मान लीजिए आपको इंडिविजुअली आपको स्कोर अपना पता चल जाता है। सपोज़ दैट आपको स्कोर पता चलता है कि आपका स्कोर 81 बन रहा है एपीआई स्कोर और कट ऑफ लिस्ट दिखा नहीं रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको तो बस यही पता चलता है ना कि 81 मेरा बन रहा है, लेकिन आपकी कैटेगरी में चयन कितने नंबर पे हुए ये तो आपको पता ही नहीं चलेगा अभी भी। तो फिर वो स्कोर जान के केवल क्या करेंगे?
तो ये तो अभी आपको कट ऑफ स्कोर एटलीस्ट दिखाना चाहिए प्रत्येक विषय के रिजल्ट प्रकाशन में, वो चीज़ अभी आप दिखा नहीं रहे हैं। वैसे हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल कोर्ट केस के ही माध्यम से नहीं अभी मानेगा, इसके लिए एक मुहिम भी चलाएगा। जल्द ही ये मुहिम, उम्मीद है कि सोमवार से इस मुहिम को चलाने की शुरुआत की जाएगी। सोमवार को उधर कोर्ट केस होगा, इधर मुहिम चलेगी कट ऑफ स्कोर जारी करने के लिए। एनीवे, बहुत सारे इसमें केस में बहुत से पॉइंट रेज किए गए हैं, जैसे कि इंटरव्यू के पहले आपको समस्त अभ्यर्थियों का एफईआई स्कोर दिखाना चाहिए कि जितने लोग जा रहे हैं उनका कितना कितना एफईआई स्कोर है। इंटरव्यू के बाद दिखा दीजिए, सभी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। चलिए वो अगर नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट कट ऑफ स्कोर तो दिखाइए कि चयन कितने कितने नंबर पे आप कर रहे हैं। वो सब कुछ कर नहीं रहे हैं। वैसे इस केस में भी बड़ा ही हास्यास्पद मोड़ आया था। एक बार इस केस को तो डिसमिस कर दिया गया था। इस केस को एक बार वापस ले लिया, डिसमिस नहीं सॉरी, विथड्रॉ कर लिया गया था, वापस ले लिया गया था। लेकिन हमारे अधिवक्ता साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा, संजय कुमार सर का, जिसमें कि किसी तरह से इस चीज़ को फिर से ये एडमिट कराने में, वैसे इनसे भी थोड़ी मनमुटाव हो गई थी, हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल की तरफ से कहिए, अभ्यर्थियों की तरफ से कहिए। चूँकि अभ्यर्थी बहुत जोशीले होते हैं, ये इन बहुत ही इमोशनल होते हैं, उनको लगता है कि नहीं हमें न्याय मिलना ही मिलना चाहिए। और जब भी कुछ अनियमितता देखते हैं अपने कोर्ट केस के संबंध में, तो उनका आक्रोश जागृत हो जाता है। तो इस चीज़ से वकील साहब से भी थोड़ा मनमुटाव हुआ था। खैर फाइनली ये फ्रेश केस 12 अगस्त को लिस्ट हो चुका है। इसके लिए वकील साहब का बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए देखते हैं इस केस में क्या होता है। वैसे इसमें अभी आने वाले बहुत सारे घटनाक्रम हैं, कट ऑफ स्कोर के लिए आयोग को दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी। अब हम दूसरी ओर चलते हैं कि आयोग में किस तरह के नंबर गेम चल रहे हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा, अभी तक हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल ने आपको बताया, या फिर आपको भी जो जानकारी होगी वो जानकारी यह होगी कि इस एपीआई स्कोर में अवार्ड का किसी प्रकार का नंबर नहीं दिया जा रहा है, राइट। लेकिन ये देखिए एक आरटीआई आया है, जिसमें ये देखिए आयोग की तरफ से आरटीआई है, आप देख लें, ये देख पा रहे हैं ऊपर में, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग। इसमें आपको शॉकिंग लगेगा कि ये अवार्ड का नंबर दिया गया जो कि 2 नंबर है। एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, ये जिस भी अभ्यर्थी का है, निजता का हनन हो, इसलिए मैंने इनका नाम और इन्फॉर्मेशन वगैरह हाइड कर दिए हैं। लेकिन मैं इनके अवार्ड और सभी चीज़ों को मैंने देखा। जो इनके अवार्ड थे, उससे और भी कई उत्कृष्ट स्तर के अवार्ड थे। चैनल पे ही राजीव कुमार रंजन जी इंटरव्यू देते हैं, उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा अवार्ड मिला हुआ है। इसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कई-कई लोगों को तो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा अवार्ड मिला हुआ है, राष्ट्रपति के द्वारा, सोचिए। लेकिन उन लोगों के भी अवार्ड को कंसीडर नहीं किया गया। लेकिन ये अभ्यर्थी हैं, वैसे हम ये नहीं कहेंगे कि इनको चयन करने के लिए अवार्ड का अंक दिया गया है। दुर्भाग्यवश इन अभ्यर्थी बेचारी का भी इनका चयन नहीं हो सका है। इनके संग मेरी गहरी संवेदना है। लेकिन बात यह है कि इनको अवार्ड में आपने नंबर कैसे आवंटित किया? अगर इनको अवार्ड, अच्छा वो भी बहुत ऐसा नहीं था कि बहुत उत्कृष्ट स्तर का अवार्ड था, ठीक है? लेकिन इनको अवार्ड में आपने अंक अंकित किया। जब इनको आपने अंक दिया तो फिर अन्य लोगों को भी अंक देना चाहिए। ये किस तरह से आपने अवार्ड में दिया? और फिर साथियों, मैं तो आपको कहूँगा कि अगर आपको अवार्ड वगैरह लगा रखे हैं तो आप आयोग को आरटीआई करिए और उनसे पूछिए कि आप अवार्ड में अगर अंक दे रहे हैं तो किस तरह के अवार्ड को अंक दे रहे हैं? अगर आप अवार्ड को मान रहे हैं तो किस प्रकार के अवार्ड को मान रहे हैं? अवार्ड की सूची आप उनसे माँगिए आयोग से। आरटीआई कैसे करना है? हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल पर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आप देख सकते हैं वहाँ पे जाकर के आरटीआई कैसे करना है। बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि क्या ऑनलाइन भी आरटीआई किया जा सकता है? तो जी नहीं। आरटीआई के जो ऑनलाइन वाले ऑप्शन होते हैं उसमें आयोग का आपको नाम नहीं दिखेगा, आयोग को लिस्टिंग नहीं कराई गई ऑनलाइन वाले में। इसलिए आपको ऑफलाइन मोड में आरटीआई करना होगा। आरटीआई कैसे करना है, हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल की वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं, ये भी बड़ा शॉकिंग है। वो शॉकिंग नहीं है, खैर ये तो ठीक है, इस चीज़ को मैं सही मानता हूँ। देखिए इसमें हुआ क्या है कि इसमें आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे अभ्यर्थी की किसी प्रकार से अंक काटी गई, वो नहीं, ये दूसरा स्क्रीन है, मैं आपको दूसरे स्क्रीन को ले चलता हूँ। यस, ये देखिए, इसमें ये भी देखिए आयोग के द्वारा आरटीआई प्राप्त है, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग। ये किस विषय का है? तो ये देखिए आपको यहाँ पे विषय शायद दिख जाएगा। यहाँ पे विषय क्या है, दे सॉरी, यहाँ पे मैंने हाइड कर दिया इसलिए मैं अभी विषय भी नहीं देख पा रहा हूँ। देखिए इसमें होता क्या है कि इसमें मैनुअली अंक जो है 8 अंक प्रदान किया गया है। एक शोध पत्र में संदर्भ संख्या अंकित नहीं रहने के कारण 0 अंक प्रदान किया गया है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये रिसर्च पेपर में कौन-कौन से पॉइंट को लेकर के नंबर काटे जाते हैं। मैं आज आप सभी को पूर्ण रूप से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ और इस बात को ध्यान से सुन लीजिए कि आपको रिसर्च पेपर में किन-किन पॉइंट के आधार पर नंबर काटे जाते हैं। अच्छा, एक बात और मज़ेदार बात है, जब आप आयोग में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे आपकी सभी चीज़ों की स्क्रूटनाइज़ की जाती है, सभी चीज़ों को एग्ज़ामिन किया जाता है।
तो वहाँ पे जब एग्जामिन किया जाता है तो आपके पाँचों रिसर्च पेपर एग्जामिन किए जाते हैं, पाँचों पर टिक लगाए जाते हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सब पे टिक लगाए जाते हैं। तो आप बड़ा वहाँ पे खुश हो जाते हैं। आपको लगता है कि अरे! मेरे तो रिसर्च पेपर काउंट हो गए। इन्होंने कह दिया कि हाँ, हाँ, वेल डन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपको लग जाता है कि मेरे रिसर्च पेपर तो स्वीकृत कर दिए गए। लेकिन जी नहीं, वो प्रोटोकॉल का फ़ॉलो अप करते हैं। आपने जितने भी दस्तावेज़ लगा रखे थे, वो सभी दस्तावेज़ बस एग्ज़ामिन करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं कि जो-जो लगा रखे हैं, क्या वही-वही ओरिजिनल में आपके पास हैं या नहीं है? लेकिन वास्तव में रिसर्च पेपर पे आपको नंबर मिला है या नहीं मिला, वो चीज़ आपको वहाँ से भी नहीं पता चलती है। वो चीज़ें बाद में पता चलती है जब आयोग आपको एपीआई स्कोर पर्सनली इसके आधार पे आप देख पाएँगे लॉगिन करके, वहाँ से आपको मिलेगा ये या नहीं तो आरटीआई के माध्यम से मिलेगा। ख़ैर चलिए, हम जैसा कि आपको बता रहे थे कि रिसर्च पेपर में नंबर किन-किन आधारों पे काटे जा रहे हैं, उसको दिखाते हैं। देखिए, बहुत सारी बातें आज आपसे करनी है, इसलिए चैनल पे आखिर तक बने रहिएगा। अभी आपको यह भी बताना है कि इंटरव्यू में स्कोर कैसे हासिल करें। बहुत लोग कितना 2 अंक, 1 अंक ऐसे-ऐसे अंक हासिल करते हैं, जिस वजह से उनका रिज़ल्ट ही नहीं हो पाता है। अभ्यर्थी रिजल्ट लिस्ट में शामिल होने से पहले ही बाहर हो जाते हैं। उसके लिए आप ऐसा क्या करें कि आपके रिजल्ट में 100% आपका चयन हो जाए। सबसे पहले हम स्कोर पे देख लेते हैं रिसर्च पब्लिकेशन पे। यहाँ पे देखिए इनकी संख्या कहा गया कि संदर्भ संख्या अंकित नहीं रहने के कारण शून्य अंक प्रदान किया गया। देखिए इन अभ्यर्थी के मैंने रिसर्च पेपर को भी देखा था। इत्तेफाक से हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल एक इतनी बड़ी टीम बन चुकी है और इसकी टीम कोई और नहीं है, आप सभी ही हैं। तो जिनके संग भी कुछ अन्याय होता है, कुछ भी होता है तो आप मुझसे संपर्क करते हैं और आपकी आवाज़ बन करके मैं पूरी दुनिया के समक्ष आता हूँ। इससे सभी को जानकारी मिलती है। तो चलिए देखते हैं आखिर में क्या रिसर्च पेपर में ऐसा क्या हुआ। देखिए एग्जाम्पल में मैं अपने ही रिसर्च पेपर को आपके समक्ष ले आ रहा हूँ जो कि यूजीसी केयर लिस्ट में पब्लिश है। आप देख पा रहे हैं अमन इट ऑल। ये देखिए इसमें है क्या, ये आप देख पा रहे हैं जो आपके समक्ष मैं दिखा रहा हूँ, ये क्या चीज़ है, इसको साइटेशन बोलते हैं। जो आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ, एक बार यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, टेलर इट ऑल 2022, ये क्या है, ये साइटेशन है। इसी तरह यहाँ पे देख पा रहे हैं एंडरसन 2019, ये क्या है, साइटेशन है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ब्राउन 2020, इसे क्या कहते हैं, इसे साइटेशन कहते हैं। मतलब आप जो चीज़ जहाँ से उठा रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पे लिखते चल रहे हैं, इसे आप क्या कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं, साइटेशन। अगर आपने रिसर्च पेपर में आपके साइटेशन मौजूद नहीं है, दैट मीन्स कि वो अधूरा है। आप साइटेशन दिए ही नहीं है और रिसर्च रेफरेंस में आपने उनको जगह दे रखा है, ठीक है? वैसे इसको भी हम उतना ज़्यादा अधूरा नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग साइड हेल्प के रूप में लेते हैं। डायरेक्ट उस रिसर्च का या इस तरह से प्रयोग नहीं किए रहते हैं, तो वो भी चल जाएगा। लेकिन रेफरेंस में आप देते हैं, वहाँ पे आप कोई ज़िक्र नहीं, सपोज़ दैट मैं साइटेशन वहाँ पे दिया हूँ और रेफरेंस में उसका कोई ज़िक्र ही नहीं है, तब भी वो अधूरा माना जाएगा। ऑन द रिसर्च पेपर क्वालिटी बेसिस को आपके नंबर काट दिए जा सकते हैं। जिस अभ्यर्थी का नंबर काटा गया था उनके संग क्या था कि उन्होंने रेफरेंस में किसी का पेज नंबर ही नहीं था। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये पेज नंबर दिया हुआ है, राइट? ये आखिर में आप देख रहे हैं, ये पेज नंबर है। 15/2 135 123 ये क्या है, ये पेज नंबर है। ये सभी रेफरेंस में पेज नंबर दिए हुए हैं। अभ्यर्थी के द्वारा पेज नंबर दिया ही नहीं गया था, तो ये क्वालिटी बेसिस पे उनके नंबर काट दिए। इसी तरह अगर आपने रेफरेंस दे रखा है, पेज नंबर वगैरह दे रखा है, लेकिन पूरे रिसर्च पेपर में कहीं भी साइटेशन आपने दे ही नहीं रखा है, तो ये भी क्वालिटी के अंतर्गत आता है, राइट? तो इसलिए अच्छा एक चीज़ और, बहुत लोगों को दुविधा है कि क्या पीयर रिव्यूड मान्य नहीं हो रहा है? बिल्कुल ही पीयर रिव्यूड मान्य हो रहा है। ये दुविधा अपने मन से निकाल दीजिए कि आपके पीयर रिव्यूड जर्नल कंसिडर नहीं किए जाएँगे। पीयर रिव्यूड भी किए जाएँगे और यूजीसी केयर लिस्ट भी किए जाएँगे। और ऐसा भी नहीं कि यूजीसी केयर लिस्ट या स्कॉपस में है तो उनको अधिक अंक मिलेगा, उनको भी 2 ही अंक मिलेगा, पीयर रिव्यूड वाले को भी 2 ही अंक मिलेगा, राइट? और एक चीज़ और, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि क्या रिसर्च पेपर में और भी किसी-किसी कारणों से नंबर काटे जा रहे हैं? तो जी हाँ, और भी बहुत सारे कारण रहते हैं। क्या-क्या कारण रहते हैं? अगर आप अपने रिसर्च पेपर का फुल पेज नहीं भेजे हैं, फुल पेज मतलब पेज नंबर 1 से लेकर के आखिर के पेज नंबर, जैसे ये रिसर्च पेपर कितने पेज का है? ये 9 पेज का है। अगर मैं सारे 9 पेज अगर नहीं भेजता हूँ और संग-संग अगर कवर पेज नहीं भेजता हूँ, इंडेक्स पेज नहीं भेजता हूँ, तो वो इनकम्प्लीट आर्टिकल के रूप में माना जाएगा, राइट? तो इनकम्प्लीट आर्टिकल के आधार पे आपका रिसर्च पेपर में अंक काट दिया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, अगर आपने यहाँ पे अपलोड करते समय 2 ही 3 पेज लगा रखे हों, लेकिन हार्ड कॉपी में अगर आपने फुल पेज भेजे हों, तब भी आयोग द्वारा नंबर नहीं काटा जा रहा है। मतलब आयोग में आपके इनकम्प्लीट आर्टिकल के आधार पे कब नंबर काटे जाएँगे? अगर आप अपलोड भी आधा-अधूरा किए हैं और हार्ड कॉपी भी जब भेज रहे हैं, तब भी वहाँ पे आप पूरा नहीं भेज रहे हैं, आधा-अधूरा ही भेज रहे हैं, तो वो इनकम्प्लीट आर्टिकल मान करके आयोग के द्वारा नंबर काट दिया जा रहा है।
मैंने क्वालिटी की जो बात की, क्वालिटी मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे ये ना समझे कि बहुत गुणवत्ता की तलाश, कम से कम जो शोध के मानक-दंड हैं, उसको आप फ़ॉलो अप करते हो, राइट? जो आपके यहाँ पे मैंने आपको साइटेशन दिखाया, रेफरेंसेस दिखाया। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, देखिए जब ये वैकेंसी आई थी, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पटना यूनिवर्सिटी के गेट पर जाते हैं, किसी दुकान से संपर्क करते हैं और दुकान वाले करते क्या हैं कि जो रियल में ओरिजिनल, जैसे यही मान लीजिए मेरा ये यूजीसी केयर लिस्ट का जनरल है, आपको अगर चेक करना है तो ये देखिए इसके जो आईएसएसएन नंबर होते हैं, वो आईएसएसएन नंबर आप जा करके वहाँ पे डाल करके चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे, राइट? तो होता क्या है ना, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो फर्जी तरीके से पब्लिश कराते हैं, वो ओरिजिनल जर्नल को रखे रहते हैं और उसी में डुप्लीकेट जर्नल को डाल करके वहाँ पे पब्लिश कर देते हैं, राइट? तो वो फर्जी जर्नल की कैटेगरी में माने जाते हैं, जो कि पटना में और बहुत सारे लोग, मैं पटना की बात नहीं कर रहा, इंडिविजुअल बहुत सारे लोग भी ये फर्जी काम कर रहे हैं। ओरिजिनल जर्नल में बीच में आपका कहीं भी कोई भी डाल करके और एडिटिंग करके आपको दे देते हैं। ये एक प्रकार का क्लोन जर्नल माना जाता है, राइट? तो अगर आपके पेपर क्लोन जनरल में, मैंने बहुत सारे लोगों के पेपर देखे हैं जो कि यूजीसी केयर के नाम पे ले रखे हैं और उनको जानकारी नहीं है कि मेरे पेपर क्लोन है या ओरिजिनल है। तो ऐसी स्थिति में भी आपके नंबर कट सकते हैं। इसलिए आप जब भी रिसर्च पेपर पब्लिकेशन कराने जाएं तो एक विश्वस्त व्यक्ति के ही पास जाएं। अगर आपको डायरेक्ट पब्लिश नहीं करा पा रहे हैं तो किसी विश्वस्त भरोसेमंद व्यक्ति के पास जाएं। वैसे इसमें हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल भी आपकी चाहे तो मदद कर सकता है। इसके लिए हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल की तरफ से भी पेपर पब्लिकेशन की सहायता आपको प्रदान की जाती है, राइट? तो आप चाहें तो हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल के ईमेल आईडी पर आकर के आपको ईमेल कर देना है। ईमेल आईडी ये है HIGHEREDUCATIONWORLD2022@gmail.com। इस पे आपको ईमेल कर देना है। इसके माध्यम से हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल से जो भी आप सहायता चाहते हो वो आपको मिल जाएगी। चलिए हम दूसरी ओर बढ़ते हैं। दूसरी ओर जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि रिसर्च पेपर में भी नंबर काटे जा रहे हैं। ठीक है? किस आधार पे? अगर आपकी क्वालिटी में कोई कमी है और दूसरा मैंने क्या बताया, आपने फुल आर्टिकल नहीं भेजा है, उस आधार पे। ठीक है? तीसरा, कट ऑफ लिस्ट को लेकर के हम थोड़ा-सा चलते हैं कि आपके कट ऑफ क्या हो सकते हैं आपकी कैटेगरी में, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं या बीसी कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में, ईबीसी कैटेगरी में हो। ठीक है? जैसा कि मैंने बताया था ये कि फुल पैक है, ये वीडियो नहीं, ये फुल पैक है जो कि सब कुछ आपको जानकारी देगा। चलिए देखिए, हम इसके एग्जाम्पल के रूप में मनोविज्ञान विषय को लेते हैं। देखिए मनोविज्ञान विषय को क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मनोविज्ञान इस नियुक्ति प्रक्रिया में सबसे बड़ा विषय था। दूसरी बात, मनोविज्ञान में सबसे कम कंपटीशन थे। बड़ा विषय होने के बावजूद भी सबसे कम कंपटीशन थे। तो जिस विषय में सबसे कम कंपटीशन हो, उसका कट ऑफ एक ट्रेडमार्क हो सकता है, रेखा हो सकती है, क्योंकि ऐसी उम्मीद की जाती है कि उससे नीचे तो कट ऑफ नहीं जाना चाहिए। जब भी जाएगा उससे ऊपर ही जाएगा, उससे नीचे कट ऑफ तो नहीं आना चाहिए। तो देखिए मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत क्या-क्या स्कोर की स्थिति रही है। तो मनोविज्ञान विषय में अनारक्षित श्रेणी में जो चयनित पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी थे, उनका न्यूनतम स्कोर कितना था? 89 था। मतलब अनरिजर्व कैटेगरी में मेल और फीमेल का स्कोर 89 जाता है। वही मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के आप अभ्यर्थी थे, तो उनका स्कोर कितना जाता है? 86 है। ठीक है? पुरुष अभ्यर्थी का, और वही महिला वर्ग में 85 है। राइट? तो आप देख पा रहे हैं 2 कैटेगरी का ही चूँकि प्राप्त हुआ है। चूँकि आपको मैंने बताया कि आयोग कट ऑफ स्कोर जारी नहीं कर रहा है, तो जो-जो आरटीआई वगैरह करते हैं, आरटीआई से जो सूचनाएँ प्राप्त होती हैं, वो मैं आपके समक्ष ले आता हूँ। वैसे अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सॉरी ईबीसी कैटेगरी की बात करें, तो ईबीसी कैटेगरी में थोड़ा कम गया है। थोड़ा कम क्या, बहुत कम गया है। अब इसके आधार पे अगर अन्य विषयों की बात करें, तो क्या अन्य विषयों में भी यही सीन रहने वाला है जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में? जी हाँ। जी हाँ, प्रिय साथियों, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लगभग यही सीन आपको रहने वाला है। जो चयन का स्कोर होगा अप्रॉक्स जनरल कैटेगरी में 89 या इससे अधिक, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लगभग 86, 85, 87 इसी तरह लगभग राउंड फिगर रहने वाले हैं। बीसी कैटेगरी की बात करें तो बीसी कैटेगरी में बहुत कम आपको नहीं देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस और बीसी कैटेगरी में बहुत कम का फासला रहता है, एकाक अंक का फासला रहता है। ठीक है? तो बीसी कैटेगरी में मान के चले कि लगभग 86 रहने वाला है। लगभग 85, 86 यही बीसी कैटेगरी में भी रहने वाला है। राइट? अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप जितने भी कैटेगरी में जितने रिजल्ट प्रकाशित होते हैं, देखिए वो मात्र 2-3 नंबर में समस्त अभ्यर्थियों का रिजल्ट प्रकाशित हो जाता है। 2-3 नंबर अर्थात अगर मान लीजिए बीसी कैटेगरी में रिजल्ट प्रकाशित हो रहा है, तो ये ना समझे कि आखिरी में जिसका चयन हुआ है उसका 76 होगा और जो एकदम सबसे टॉप का रहेगा बीसी कैटेगरी का उसका 86 होगा। जी नहीं, इतना 10 नंबर का फासला नहीं रहता है। मुश्किल से 2-3 नंबर में सारे के सारे अभ्यर्थियों का चयन हो जाता है। मतलब अगर न्यूनतम चयनित अभ्यर्थी का स्कोर 86 है, तो अधिकतम चयनित स्कोर अभ्यर्थी का अधिकतम होगा तो 89 हो जाएगा।
मतलब 86, 87, 88, 89, 3 से 4 नंबर के अंदर में पूरे के पूरे समस्त कैटेगरी के अभ्यर्थियों का चयन हो जाएगा। तो अगर हम किसी भी विषय में बीसी कैटेगरी की बात करें तो उसका स्कोर मान के चलें कि लगभग 85 होगा, तब जाके चयन हो पाएगा। बीसी कैटेगरी में 85 हो या नहीं तो 81, 81 तो हम थोड़ा कम करके कमतर आंक रहे हैं, 81 पे भी शायद किसी किसी विषय में हो जाए, अन्यथा एटलीस्ट मुझे जहां तक उम्मीद है 85 से नीचे बीसी कैटेगरी में कट ऑफ नहीं जाएगा। रही बात ईबीसी कैटेगरी में क्या कट ऑफ हो सकता है, तो ईबीसी कैटेगरी में भी किसी भी विषय में अगर हम कट ऑफ की बात करें तो उसमें भी अप्रॉक्स 81, 81 या समथिंग एल्स रह सकता है। हाँ, साइंस के विषयों में जैसे कि फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, जूलॉजी, बॉटनी, मैथमेटिक्स, इन सब विषयों में तो ईबीसी कैटेगरी का अभ्यर्थी शायद मिले ही ना। तो उसमें जितना न्यूनतम आप सोच सकते हैं वो न्यूनतम आप सोच लें। यही हाल एससी कैटेगरी में, साइंस विषयों में एससी कैटेगरी में शायद अभ्यर्थी मिले ही ना, तो उसमें भी आप जितना न्यूनतम सोच सकते हैं सोच लें। अब जितना न्यूनतम का अर्थात आप 31 भी सोच सकते हैं, 41 भी सोच सकते हैं, राइट। यानी चयन के लिए आपकी मात्र अभ्यर्थिता जरूरी है, अन्यथा चयन तो आपका रखा हुआ है साइंस विषयों में। इसी तरह इंग्लिश में भी अगर कहें तो इंग्लिश में भी ईबीसी और एससी कैटेगरी में न्यूनतम कट ऑफ देखने को मिलेगा, जो मैं आपको अनुमानित बता रहा हूँ, जो सबसे न्यूनतम से न्यूनतम हो सकता है। ये कट ऑफ मैं चयनित अभ्यर्थियों का बता रहा हूँ, जिसमें कि एपीआई स्कोर और इंटरव्यू मार्क्स दोनों जोड़ करके मैं बता रहा हूँ। जनरल कैटेगरी में देखेंगे तो लगभग यही सीन हर जगह देखने को मिलने वाला, क्योंकि जनरल कैटेगरी में ऑल ओवर इंडिया के अभ्यर्थी इसमें जुड़े हुए हैं, राइट। तो कुल मिला के यही रहेगा कट ऑफ स्कोर। एक चीज अभी यहाँ पे छूट गया है, इंटरव्यू मार्क्स। देखिए इंटरव्यू में बहुत कम अंक भी दिए जा रहे हैं, 2 नंबर 1 अंक, राइट। तो ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना है कि मेरा इंटरव्यू तो बहुत अच्छा गया था लेकिन मुझे 2 अंक दिए गए, मुझे 1 अंक दिए गए। देखिए इत्तेफाक से हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल द्वारा भी मॉक इंटरव्यू लिए जाते हैं, ठीक है, जिसका कि जैसे आज ही देखिए तो ये मॉक इंटरव्यू, अमूमन ये मॉक इंटरव्यू 8 से 9 के समय चलता है। देखिए आज भी ये मॉक इंटरव्यू है, 11/8/2024 आज पॉलिटिकल साइंस के अभ्यर्थी का मॉक इंटरव्यू है। तो इसमें होता क्या है कि जब हम लोग भी मॉक इंटरव्यू ले रहे हैं तो वास्तव में हम लोग भी अभ्यर्थी को इंटरव्यू मार्क्स देते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं अभी इंटरव्यू मार्क्स का ऑप्शन खाली हुआ है। इस पैनल में 3-4 एक्सपर्ट रहते हैं। 3-4 एक्सपर्ट में एक तो वो अभ्यर्थी एक्सपर्ट रहते हैं जिनको आयोग के द्वारा सबसे अधिक अंक दिया गया है, जिनको 12, 13 नंबर, 14 नंबर दिया गया है, एक वो रहते हैं। एक आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट रहते हैं, एक इसमें साइकोलॉजिस्ट रहते हैं आपके इंटरव्यू पैनल में, और एक जो कि समग्र विषयों की जानकारी रखते हैं, जो कि मल्टी डायमेंशनल वाले व्यक्ति रहते हैं, एक वो रहते हैं। तो इस तरह से 4 से 5 लोग इस पैनल में शामिल रहते हैं जो आप मॉक इंटरव्यू देने आते हैं हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल पे। तो इस मॉक इंटरव्यू में भी हमने देखा है कि जब यहाँ पर भी हम लोगों के द्वारा ही जब इनको 1 नंबर 2 अंक दिए जा रहे हैं तो भला आयोग कैसे नहीं देगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे मॉक इंटरव्यू देने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन अभ्यर्थियों को हमारे द्वारा 1 नंबर या 2 नंबर दिया जा रहा है, उनको जो हमारे द्वारा जो सजेशन दिए जाते हैं, जिन जिन वीक पॉइंट पे कहा जाता है कि आप इस पे वर्क करिए, और उन पे वर्क करने के बाद अगर वो आयोग के पास जाते हैं तो एटलीस्ट कम से कम तो वो 8 से 9 या 10 नंबर तो लाने ही उनको चाहिए। 8 से 10 नंबर तो उनका आ ही जाना चाहिए। ऐसी हमें उम्मीद है, हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल को उम्मीद है, राइट। तो देखिए मॉक इंटरव्यू देने से आपको एक फ्रेशनेस फील होती है, आपकी कमियों को आपको पता पता चलता है, आपको किस किस पे वर्क करना है वो पता चलता है। तो इसलिए आपको मॉक इंटरव्यू तो देना ही चाहिए, राइट। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि आयोग के द्वारा क्या इंटरव्यू में भी कोई बायसनेस की जा रही है, जिस तरह से बहुत सारी चूक निकल के नजर आ रही है, तो देखिए हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल पे आप इंटरव्यू एक्सपीरियंस के सेक्शन में जाते हैं तो ऐसे भी अभ्यर्थियों का इंटरव्यू एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं जिनका चयन हो चुका है, और ऐसे भी लोगों का इंटरव्यू एक्सपीरियंस देख सकते हैं जिनका चयन नहीं हुआ है। उन दोनों के एक्सपीरियंस को आप सुनेंगे ना तो उन दोनों के एक्सपीरियंस यही कहते हैं कि नहीं, इंटरव्यू स्तर कोई बिल्कुल ही बायसनेस नहीं है, किसी भी तरह की अपारदर्शिता नहीं है, बिल्कुल ही स्पष्ट और स्वच्छंद तरीके से लिया जाता है। उसमें किसी भी प्रकार की गलतफहमी या आप लोग को इस तरह की दुविधा पालने की जरूरत नहीं है कि वहां पे किसी प्रकार की अनियमितता बरती जा रही है, राइट। हाँ, कुछ लोगों को जो 1 नंबर 2 अंक मिल रहा है, देखिए आप अपना आकलन अपने स्तर के आधार पे करते हैं, लेकिन आपको जो इंटरव्यू में मार्क्स मिलता है, आपके पहले जो इंटरव्यू दे चुके हैं वो भी डिपेंड करता है, और जो आपके बाद इंटरव्यू देंगे उनका भी परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। उन सबके परफॉर्मेंस के आधार पे आपको इंटरव्यू का स्कोर दिया जाता है, अर्थात आपको जो आयोग द्वारा इंटरव्यू का स्कोर दिया जाता है वो तुलनात्मक रूप से इंटरव्यू का स्कोर दिया जाता है। अगर आपसे पहले कोई बहुत अच्छा इंटरव्यू दे करके गया है और उसको अगर आयोग ने 10 नंबर दिया है और आप इंटरव्यू देने आते हैं और आपका उससे थोड़ा लो लेवल का है, तो आपको 10 से ऊपर भला कैसे देगा? आपको तो 8 नंबर ही देगा ना, 9 नंबर ही देगा ना, उससे अधिक तो नहीं देगा।
तो इसलिए वहाँ पे तुलनात्मक स्कोर आपको मिलते हैं, राइट? तो कई बार ऐसा होता है कि आपके इंटरव्यू बहुत अच्छे गए रहते हैं, इसके बावजूद भी आपको थोड़ा कम अंक मिलता है। क्यों? क्योंकि आपके पहले वाला आपसे भी बेहतर परफ़ॉर्म करके गया होता है। तो बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं इंटरव्यू में। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि आयोग के स्तर पे इंटरव्यू में भी किसी तरह की बायसनेस या कुछ बरती जा रही है, इस तरह की बातें। और तीसरी बात और कहना चाहेंगे, देखिए मार्केट में या फिर बाज़ारों में इस तरह के अफ़वाह सदा चलते रहते हैं कि पैसा लेकर के नौकरी बाँटी जा रही है या पैसा खाया जा रहा है, पैसा खिलाया जा रहा है। देखिए इस तरह की बातें केवल और केवल अफ़वाह हैं। इन सब बातों से बिल्कुल आप दूरी बना लीजिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। ठीक है, आयोग की तरफ से बहुत सारी गलतियाँ की जा रही हैं, चूक किए जा रही हैं, टीचिंग एक्सपीरियंस को लेकर के बहुत सारी अनियमितता हो रही है। लेकिन वो इसलिए अनियमितता नहीं हो रही क्योंकि आयोग कर रहा है। सरकार ने जैसा स्टैट्यूट बना के दिया, आयोग उसके नॉर्म्स को फॉलो अप कर रही है, एक्सपीरियंस को लेकर के या किसी भी चीज़ को लेकर के। वैसे आगे अन्य भी एक्सपीरियंस वाला एक बहुत ही हॉट टॉपिक है, हॉट मुद्दा है, उसको लेकर के नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्द ही। उसके लिए हम सभी क्या कर सकते हैं और कैसे इस चीज़ को और पारदर्शी बनाया जा सकता है। लेकिन कुल मिला के यह कहना है कि आयोग की तरफ से पारदर्शिता बरती जा रही है। हाँ, चूक भी निकल के आ रही है, जो कि है हज़ारों अभ्यर्थियों का चयन करना है तो लाज़मी है, यहाँ पे कुछ-कुछ चूक नज़र आ रही है। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि यहाँ पे किसी तरह का पैसा या इस तरह की अनियमितता बरती जा रही है, तो इस तरह से आप अपने आप को आँखें बंद कर लें, अपने आप को आश्वस्त कर लें, बिल्कुल ही स्पष्ट, स्वच्छंद और स्वच्छ नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। ठीक है? तो आप अपनी तैयारी को शार्पनेस बढ़ाने के लिए, अच्छा एक बात और, आप हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल के अगर मॉक इंटरव्यू में भाग लेना चाहते हैं, उसमें कैसे ले सकते हैं? तो डिस्क्रिप्शन में देखिए लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक के माध्यम से आप हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को मॉक इंटरव्यू देने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसके बिहाफ़ पे आपको इंटरव्यू में मौका दिया जाएगा, मॉक इंटरव्यू के लिए। बहुत सारे जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा, आप धैर्य बनाए रखें। हमारे जितने भी अभ्यर्थी मॉक इंटरव्यू के लिए रजिस्ट्रेशन दिए हैं, वहाँ पर आपको कई चीज़ों को देखा जाता है, इसके बाद आपकी बारी आती है। पहली बात, प्रायोरिटी बेसिस पे मॉक इंटरव्यू होते हैं। जैसे अगर आयोग किसी विषय का अचानक से इंटरव्यू लिस्ट जारी कर देता है कि इसका आप साक्षात्कार लेंगे, तो हम प्रायोरिटी बेसिस के पहले उस विषय के अभ्यर्थी का इंटरव्यू लेने लगते हैं। मान लीजिए उस विषय के इंटरव्यू समाप्त हो जाते हैं, इसके बाद क्या? इसके बाद फिर हम उस विषय की प्रायोरिटी देते हैं, जो कि औपबंधिक सूची में लगी हुई है। मान लीजिए उसका भी हमने इंटरव्यू ले लिया, इसके बाद क्या? इसके बाद जो जैसे-जैसे फॉर्म फिल अप किया है, उसके आधार पर हम प्रायोरिटी देते हैं। और क्या, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि 3 बार मॉक इंटरव्यू देने के लिए रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं। आप मॉक इंटरव्यू में रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन में जाएँगे तो 1 बार, 2 बार, 3 बार तक मॉक इंटरव्यू अधिकतम आप दे सकते हैं हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल पे, उसके लिए ऑप्शन वहाँ पे उपलब्ध हैं। तो अगर जिन्होंने 3 बार के लिए रजिस्ट्रेशन करा रखा है, उसको पहला जो मॉक इंटरव्यू होता है, उनके रजिस्ट्रेशन के 5 दिन के अंदर ही ले लिया जाता है। दूसरा मॉक इंटरव्यू कब होता है? जब पहली बार औपबंधिक सूची जारी होती है। तीसरा मॉक इंटरव्यू कब लिया जाएगा? जब जब आपके इंटरव्यू के लिए लिस्ट जारी हो जाएँगे। इंटरव्यू के लिए आपको आपका नाम इंटरव्यू लिस्ट में शामिल हो जाएगा, तब आपको तीसरा मॉक इंटरव्यू लिया जाएगा। तो इस तरह से मॉक इंटरव्यू की एक पूरी सीरीज़ चलती है। आप जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको 1 सप्ताह या 2 या 3 दिन के अंदर ही आपको हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल के व्हाट्सएप की तरफ से एक मैसेज प्राप्त होता है। जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन किया है हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल पे मॉक इंटरव्यू के लिए और अगर अभी तक उनको किसी भी प्रकार के व्हाट्सएप मैसेजेस प्राप्त नहीं हुए हैं, तो एक बार आपसे निवेदन है कि हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल के ईमेल आईडी पर मेल कर दें कि मैंने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया, लेकिन मुझे अभी तक कोई व्हाट्सएप मैसेज वगैरह प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है? मेल आईडी क्या है? मेल आईडी है हायर एजुकेशन वर्ल्ड 2022@gmail.com। आपके मन में दुविधा होगी कि मॉक इंटरव्यू चलेगा कैसे? तो ये मॉक इंटरव्यू ऑनलाइन चलेगा गूगल मीट के माध्यम से। आपको एक व्हाट्सएप पे लिंक भेजा जाएगा, जिस लिंक के माध्यम से आप जुड़ जाएँगे और वहाँ पे आपका ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू चलेगा, राइट? ईमेल आईडी देखिए यही है हायर एजुकेशन वर्ल्ड 2022@gmail.com। अगर आपको ईमेल नहीं करने आ रहा है तो किसी के माध्यम से भी ईमेल करवा सकते हैं कि साहब ये मेरा ईमेल आईडी है और आपको मेल में क्या करना है कि रिक्वेस्ट फॉर मॉक इंटरव्यू, बस आप ये ईमेल कर दें कि आई वांट टू जॉइन मॉक इंटरव्यू या प्लीज़ सेंड मी मॉक इंटरव्यू लिंक, रजिस्ट्रेशन लिंक, ऐसा कुछ भी ईमेल कर सकते हैं, आपको वहाँ पे लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी। वैसे आपको लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन में भी दिया हुआ है, इस वीडियो के कमेंट में जाते हैं, वहाँ पे भी मॉक इंटरव्यू का लिंक दिया हुआ है। तो यह सब तमाम बातें थीं। मुझे लगता है कि शायद 1-2 बातें कुछ छूट ही गई होंगी, चूँकि बहुत सारी बातें आपको बतानी होती हैं। तो चलिए अगर कोई बातें छूटी होंगी मुझे बाद में याद आता है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। बाकी आप आखिर तक इस मॉक इंटरव्यू या फिर किसी भी संबंधित वीडियो को सुनें।
आखिर तक चैनल पे बने रहें, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और वीडियो पसंद है तो लाइक किया करें। और देखिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए सब तक इस वीडियो को पहुँचाना आपकी ज़िम्मेवारी है। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी जागरूक हों, सभी जानें कि देखिए साहब अब आयोग द्वारा तो अवार्ड को भी नंबर दिया जाने लगा। रिसर्च पेपर में कौन-कौन से बिंदुओं को लेकर के नंबर काटे जा रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं जो कि सबको जानना चाहिए। इसलिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, राइट? और अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो जल्दी आए तो आप वीडियो में नेक्स्ट नेक्स्ट कमेंट करें। आप जितना ज़्यादा नेक्स्ट लिखेंगे उतनी ही हम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो जल्दी लाएँगे। नेक्स्ट नहीं कमेंट करेंगे, हमें लगेगा आपको शायद वीडियो पसंद नहीं आ रहे हैं, आप सुस्त हैं, आप देखना नहीं चाह रहे, तो हम भी देर से वीडियो लाएँगे आपके समक्ष। चलिए फिर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक कर दें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग हियर टिल लास्ट टाइम। थैंक यू।